नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं कि कार्मिक अपने स्तर पर अपना आयकर गणना प्रपत्र इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो कैसे करे और उसके बाद में अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो स्वयं भर के अपने डीडीओ को है वो सुपुर्द करे। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने पीसी में या लैपटॉप के अंदर जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आपके पास में है, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में उसमें जैसे ही गूगल ओपन हो जाता है, तो या तो आप यहाँ पे सर्च गूगल इसमें टाइप करेंगे या फिर आप ऊपर यहाँ भी टाइप है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ टाइप करेंगे CTOR, ये सिट्योर है और सिट्योर की साइट पे आप फिर एंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही जैसे CTOR को आप लगा के इंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे ये सर्च आ जाएगा इसका ही। तो यहाँ देखिए CTOR.in, ये तो इसका साइट आ गया। इसका फुल फॉर्म है क्रिएटिव टीचर्स ऑन ऑफ राजस्थान। इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा एप्स। आपको इस एप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्स क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए क्रिएटिव टीचर्स ऑफ राजस्थान ये आ गया और यहाँ पे जो एप्स वाला जो है अपने को वो दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए ऑफिस से रिलेटेड एप्स और टीचर रिलेटेड एप्स। तो हमें जो चाहिए वो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का जो फॉर्म है वो चाहिए, वो सॉफ्टवेयर चाहिए अपने को। तो देखिए यहाँ टीचर रिलेटेड के अंदर देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स, ये न्यू वर्जन है। और इससे पहले का भी आपको न्यू इनकम टैक्स एफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21, आप इसको भी काम में ले सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट है, ये न्यू है, ये बाद का डाला हुआ है। तो हम इनकम टैक्स का जो ये न्यू फॉर्म है सिट्योर का, ये यहाँ से अपन डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही अपन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे इधर की साइड में ये इनकम टैक्स का जो ऐप है वो डाउनलोड होके इधर की साइड में आ जाएगा। तो आप इंतजार करेंगे, ये फुल डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे। तो इसका कंप्लीट होने के बाद में आप इसको सिंगल क्लिक के साथ में इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, यस कर देंगे। अब ये इसमें क्या है कि मैक्रोज को अपने को इनेबल करना पड़ेगा। देखिए इसमें लिख रखा है मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। इसमें जो फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं वो उनको मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो भी एक फॉर्मूला लगाने का सिस्टम है। तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप इसको ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे और इसको इनेबल दिस कंटेंट, इसको इनेबल कर देंगे। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो ये आएगा और ओके प्रेस करेंगे। तो इसमें ये बहुत सारे जो टैब हैं ये सारे के सारे मैक्रो इनेबल करते ही ये सारे के सारे यहाँ वेलकम टैब आ गया, फॉर द डेवलपर डैश, प्रोफाइल, पार्शियल HRA, सैलरी, IT कैलकुलेशन, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो हमें करना कैसे क्या रहेगा तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तुरंत हमने अपने माउस की सहायता से ये जो प्रोफाइल वाला जो टैब है इस पे आ जाएंगे। अगर आप इसको डेवलपर टैब को देखना चाहते हैं तो इसमें ये दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये काम करेगा। तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। इसके द्वारा आप जो ये अपने पास सॉफ्टवेयर है इसमें देखिए आप स्टैंडर्ड सैलरी शीट एवं आयकर गणना शीट का ऑटो जनरेशन होगा। इसमें फॉर्म 16 का ऑटो जनरेशन, आप इस ऐप की सहायता से फॉर्म 16 भी बना सकते हैं। 89(1) के तहत आपको जो छूट मिली है उसकी गणना और 10E का फॉर्म है उसको ऑटो जनरेट कर सकते हैं। मकान किराया छूट एवं NSC पर देय ब्याज की गणना है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अपन हम चलेंगे अब प्रोफाइल पेज पे। तो ये प्रोफाइल का जो पेज बनाया हुआ है यहाँ पे हमें ये ऑटो फिल किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग है वो इसमें कुछ डेटा को है वो फिट करना रहेगा। तो वो डेटा कहाँ से आएंगी, तो अब हमारे पास होना चाहिए GA55। तो GA55 अपने पास अवेलेबल है। तो आप अपने GA55 है वो अपने सिस्टम के अंदर इसको ओपन करके रखेंगे ताकि आपको इसमें जरूरत है वो इधर उधर भागा दौड़ी है वो नहीं करनी पड़े। या तो आप इसको ऑनलाइन है वो आप निकाल के रख सकते हैं, इसमें प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम इसकी सहायता से कर लेंगे। और अगर आपने इसका प्रिंट निकाला हुआ है आपका तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें देख देख के आप डेटा है वो फिल हम वो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसके डायरेक्ट इसमें देख देख के मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एम्प्लॉय का नाम है राजेश कुमार सैनी। तो हम यहाँ शीट में जाएंगे और यहाँ RAJESH
कुमार, ये फिर कर देंगे। टैब प्रेस करेंगे। टैब जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तुरंत आगे आपको लेके चला जाएगा। तो हमें ध्यान रखना कि टैब के साथ काम करना है। अगर टैब के साथ नहीं काम करते हैं तो कर्सर की सहायता से आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ है तो यहाँ आपको आना है, तो ऐसे कर्सर की मोबाइल की माउस की सहायता से आप इसके ऊपर आ सकते हैं। तो हम ये करने वाले हैं, टैब के दबाते रहेंगे और ये हो गया। अब ये होने के बाद में आप ध्यान रखेंगे, अब की बार जो 70 जो 20 21 का अपन जो बना रहे हैं उसमें एक कोरोना ये डोनेशन का जो भी टैब है आप इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा सितंबर में के अंदर, अक्टूबर के अंदर कोरोना डिडक्शन हुई थी, मार्च के अंदर हुई थी, तो उसका भी अपने को है वो इसमें इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलने वाली है। तो उसका जो डिडक्शन है, अगर आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे सही तरीके से तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस वगैरह, सेंट्रल सर्विस का भी है, स्टेट सर्विस के अंदर है, जैसे प्रिंसिपल है, एचएम है, लेक्चरर है, सब स्टेट सबॉर्डिनेट का मतलब है थर्ड ग्रेड टीचर्स है, और भी है। मिनिस्ट्रियल सर्विस के अंदर एलडीसी, यूडीसी, ओए वगैरह है। और क्लास फोर्थ का है, पीओन वगैरह है, तो उसका L1 से L4 के लिए ये सिलेक्ट करेंगे। मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है L5 टू L9 तक ये सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सबॉर्डिनेट का अंदर है जैसे L10 और इससे अबव हैं आप, तो इसमें स्टेट सबॉर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, एचएम हैं, तो आप स्टेट सर्विस सिलेक्ट करेंगे। और सेंट्रल सर्विस के अंदर सेंटर करेंगे, और ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो हम जिस टीचर का बनाने जा रहे हैं वो सेकंड ग्रेड टीचर है, L12 के अंदर आते हैं वो। तो हम यहाँ L10 एंड अबव ये स्टेट सबॉर्डिनेट का है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए तुरंत यहाँ डेजिग्नेशन आ जाएगा, तो इसमें डेजिग्नेशन में आप लिखेंगे सीनियर टीचर। फिर आप टैब प्रेस करेंगे, तुरंत आगे ऑफिस का नाम चला जाएगा। तो ऑफिस का नाम क्या है आपका, तो GSSS लालोडा, ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में आपके लायक कुछ नहीं बचता है। यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद में आपका कौन से बैंक में अकाउंट है वो भर सकते हैं। नहीं भरना चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट प्रेस करके ये जो डेटा है उसको उड़ा सकते हैं। आप इतना कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ लिखा हुआ है सैलरी इन मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी मार्च के अंदर, मार्च 2020 के अंदर आपकी GE 55 के अनुसार आपकी जो सैलरी थी वो बेसिक थी वो कितनी थी वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में ये ऑटो कैलकुलेशन है वो कर लेगा। तो हम देखने वाले हैं मार्च 2020 के अंदर अब की बार डिडक्ट हुआ था, उसके बाद में मिला था, तो यहाँ आपको पता नहीं चलेगा, आप अप्रैल की से देखेंगे। क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और जून के अंदर बराबर सैलरी मिलती है अपने को, फिर जुलाई में अपना इंक्रीमेंट लगने के बाद में वो इंक्रीमेंट की सैलरी है वो अपने को मिलती है। तो आप मार्च की देख लेंगे, अप्रैल की देखेंगे, दोनों में से अपना बेसिक तो सेम सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ 57,800 ये अपनी बेसिक थी, तो यहाँ हम टाइप कर देंगे 57,800। अब ये पूछ रहा है कि मूल वेतन में अगर इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे आपने मार्च के अंदर ये सैलरी मिली और आपकी मई में, अप्रैल के अंदर अगर आपको एसीपी मिल गया है, तो एसीपी मिलते ही आपका लेवल चेंज हो गया, बेसिक चेंज हो गया है, सारा मामला है वो चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे को लिखेंगे कि भाई कौन से महीने के अंदर, जैसे आपको एसीपी लगी मार्च महीने के अंदर एसीपी लगी, तो मार्च के अंदर एसीपी लगेगी। और मार्च की में एसीपी लगने के बाद 57,800 के बाद में आप कितने पे गए, जैसे 61,300 पे गए, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे यहाँ गए तो आप इसमें ये फिट कर देंगे। अगर आपको एसीपी नहीं लगी है तो आपको यहाँ से इसमें छेड़छानी करने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। आप इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छानी नहीं करें, ये जैसा है उसका वैसा का वैसा ये पड़ा रहने दें। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। अब आपको HRA, प्लीज सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। HRA आपको अगर नहीं मिलता है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे, 8% मिलता है तो 8 करेंगे, और यदि आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या कोटा में कार्यरत हैं तो 16% के लिए आपको ये 16 वाला बटन है वो प्रेस करना है। जैसे मैं झुंझुनू से हूँ तो 8% है यहाँ पे, तो हम 8% वाला ही सिलेक्ट है वो करेंगे। सीसीए का भुगतान अगर आपको होता है तो उसके लिए आप ये जयपुर के में है, जो जयपुर शहरी के लिए आप ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और यदि आप अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा में कार्यरत है तो उसके लिए ये सिलेक्ट करेंगे। हम झुंझुनू में है, हमारे लिए लागू नहीं है सीसीए, तो नॉट अप्लीकेबल है वो कर देंगे। उसके बाद में सरेंडर ऑफ पीएल, आपने अपनी 15 दिवस का पीएल का नगद भुगतान अगर आपने उठाया है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं उठाया है तो आप इसको सिलेक्ट है वो नहीं करेंगे।
तो हमें GA 55 में देख लेते हैं कार्मिक ने उठाया है कि नहीं उठाया। जी, जून माह के अंदर सरेंडर है वो उठाया गया है, तो जून का महीना है, तो हम यहाँ पे इसको जून है वो सिलेक्ट है वो कर लेंगे। कार्मिक मुख्यतः होता क्या है कि जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगने के बाद में ही उठाते हैं, लेकिन मैं जिस कार्मिक का बना रहा हूँ वो उन्होंने जून के अंदर ही अपना सरेंडर है वो उठा लिया था, तो हम इसमें जून माह है वो सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर जून माह इसमें सेलेक्ट करेंगे तो जून के अकॉर्डिंग बेसिक लेगा, और अगर जुलाई, अगर अगस्त सितंबर ऐसा सेलेक्ट करते हैं अपन जिस महीने में कार्मिक ने उठाया है, तो वो उसके अनुसार ही पीएल है वो लेने वाला था। उसके बाद में आपको बोनस मिला है तो आप यस करेंगे, बोनस नहीं मिला है तो नो करेंगे। टीचर हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, L12 के अंदर आते हैं, इन्होंने बोनस का भुगतान है वो, इनको बोनस का भुगतान हुआ है, बोनस लिया है इन्होंने, तो यहाँ अपन यस करेंगे। तो उसके बाद में जैसे किसी कार्मिक को बाद में अगर कोई किसी का पोस्टिंग हुआ हो, जैसे जुलाई में हुआ हो और किसी महीने में हुआ हो, तो 2019-20 का अब की बार जिनको बोनस मिला था वो जैसे किसी को कम महीने का मिला है, 12 महीने का नहीं मिली, किसी को 9 का मिला है, 8 का मिला है, तो वो वहां पे आप इस टेबल के माध्यम से जितने महीने का मिला है उसको बोनस है वो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। कार्मिक को पूरा 67-74 मिला है तो आपको आगे सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, 12 ऑटोमेटिक रहेगा, आप यस कर देंगे इसमें। उसके बाद में अगर आप एचआरए की भुगतान है वो छूट प्राप्त कर रहे हैं, तो एचआरए की छूट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो एचआरए की जो राशि है वो यहाँ जैसे हम देखने वाले हैं, यहाँ एचआरए की राशि है ये है 54,189 रुपए। तो ये अगर आपको लेना चाहते हैं जैसे 54,189, ये यहाँ पे फिट है वो कर देंगे। तो इसमें आपको वो रहेगा कि भाई फॉर एचआर एग्जाम्पशन अवार्षिक भुगतान किए गए किराए की राशि यहाँ पे आएगी। तो आपने किराया है वो 3 गुना देते हैं आप, तो 54,000 का 3 गुना आप फिट करके आप इसमें फिट कर देंगे। जैसे मेरे केस में क्या है कि कार्मिक को एचआरए का भुगतान है वो नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया इसमें। तो उसके बाद में अगर आपको कोई एरियर वगैरह मिला है तो वो एरियर की राशि वो यहाँ पे पहला एरियर यहाँ फिट कर देंगे, दूसरा एरियर यहाँ है। जैसे आपको एक एरियर 7 पे का मिला है, एक आपको कोई और कोई मिल गया होगा, तो आप जैसे ही कोई आपको एरियर वगैरह मिलता है तो उस एरियर की राशि है वो यहाँ पे फिट है वो कर देंगे। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी किसी प्रकार से इनकम प्राप्त होती है तो वो वार्षिक रेंट से आता है ये, और है टीचर वगैरह के अंदर ये कॉलम है वो कोई काम का नहीं होता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यदि आप नई पेंशन एनपीएस के हैं 2004 के 1/1/2004 के बाद में कार्यरत कार्मिक का अगर आप आयकर गणना कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको टिक कर देंगे। और अगर आप 1/1/2004 से पहले के कार्मिक का जैसे आप बना रहे हैं, जैसे मैं 1/1/2004 से पहले के वाले का कार्मिक का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टिक है वो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ लिख रखा है क्या आप नई पेंशन योजना के सदस्य हैं, अगर आप हाँ है तो टिक करना है, अगर आप नहीं है तो आप टिक को नहीं करना है। नेक्स्ट वाला कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा, LIC प्रीमियम। जैसे किसी कार्मिक का 1.5 लाख का पूरा नहीं हो रहा है, कार्मिक है वो डायरेक्ट अपनी LIC है वो माध्यम से किसी में पोस्ट ऑफिस में या फिर और कहीं आपकी वो जमा करवाता है, तो LIC डायरेक्ट बिना GA 55 के, ध्यान रखेंगे GA 55 वाली जो LIC जैसे ये है तो वो इस कॉलम में आएगी, अगले वाले LIC प्रीमियम फ्रॉम सैलरी इसमें आएगी, और LIC प्रीमियम डिपॉजिट डायरेक्टली अगर आपने डायरेक्ट जमा करा रहे हैं तो वो इसमें आएगी। तो इस केस में डायरेक्ट जमा कराने वाली LIC है वो नहीं है हमारे पास में, हमारे पास तो सैलरी वाली है। तो LIC प्रीमियम फ्रॉम सैलरी इसको अपन GA 55 से हम देख लेंगे कि कार्मिक का जो है वो कितना रुपया LIC है वो कट रहा है। जैसे 932 रुपए है वो कार्मिक की LIC है वो कट रही है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे 932 रुपए है वो आप वो लिख देंगे। उसके बाद में अगर आपकी कोई PLI अगर आप डायरेक्ट जमा कराए हैं, होम लोन इंटरेस्ट है आपका, आपका कोई PPF के अंदर आपने जमा कराया है, तो ऐसी कोई अगर आपकी राशि है तो आप यहाँ जो भी आपके पास आपको इसमें सूट लग रहे तो आप उसमें उसको फिट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें कुछ करना नहीं है, SAG वाला है ये ऑटोमेटिक 100% वाला ले है वो अपने आप ही ले लेगा ये। उसके बाद में आपको ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टैक्स जो काटा गया है अमाउंट है तो वो आप यहाँ पे ही फिट कर दें, क्योंकि जैसे ही हम क्योंकि जैसे ही हम सीट को जनरेट करेंगे तो वहां अपने को प्रॉब्लम है वो होने वाली है। तो अब की बार मार्च में हमने 0 टैक्स काटा, उसके बाद अप्रैल में कितना टैक्स कटा है कार्मिक का वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अप्रैल में टैक्स कटा है 7,000 रुपये, मई में है 5,000 रुपये, तो यहाँ फिट कर देंगे अप्रैल में 7,000 रुपये, मई में
5,000 रुपये। टैब दबाते जाएंगे, फिर जून का देख लेंगे हम। तो फिर उसके बाद में मई और जून के अंदर, जून का सैलरी के अंदर 5,000 रुपये है, जुलाई के अंदर 4500 है। जून के अंदर 5,000 रुपये है, जुलाई में 4500 है। उसके बाद में हम अगस्त का देखेंगे। अगस्त का सैलरी है 4500 रुपये, सितंबर में देखेंगे 4500, अक्टूबर में 4,000 रुपये। तो अगस्त में 4500, सितंबर के अंदर 4500, अक्टूबर में 4,000। अक्टूबर में 4,000 हो गया। उसके बाद में नवंबर का सैलरी भुगतान हो चुका है, नवंबर में भी 4,000 है। दिसंबर का सैलरी अभी तक भुगतान है इनको हुआ नहीं है। वो कैसे पता चलेगा हमें? तो यहाँ देखिए टीवी नंबर वगैरह लगा हुआ होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, क्योंकि GA55 आपके पास में है। वो एक बात ध्यान रखेंगे, आप GA55 निकालेंगे तो दो प्रकार से GA55 निकलता है। एक तो एस्टिमेटेड, एक नॉन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब है अनुमानित, नॉन एस्टिमेटेड का मतलब है अनुमानित नहीं, जो एक्चुअल आपको जो मिला है वही आएगा अगर नॉन एस्टिमेटेड करेंगे। अगर हम GA55 अगर नॉन एस्टिमेटेड निकालते तो हमें सिर्फ नवंबर तक का ही मिलता, दिसंबर जनवरी फरवरी इनका है वो नहीं मिलता। क्योंकि हम GA55 ये निकाल के हम आयकर गणना भर रहे हैं, ये आयकर गणना हमारा अनुमानित होता है वित्तीय वर्ष के लिए। आगे की हम टैक्स कैलकुलेशन करके अपने डीडी को दे रहे हैं कि हमारा इतना वेतन है वो उठाने वाले हैं और इतना हमारा टैक्स है वो बनता है, तो आप इस प्रकार से डिडक्ट हम वो कर लेंगे। तो उसके लिए जरूरी होता है अपने को, तो ध्यान रखें आप जैसे जब भी पे मैनेजर से GA55 निकालें तो आप अपना एस्टिमेटेड ही निकालेंगे, तो ताकि अपने को उससे वो पता चल जाएगा कि अपने को कितना वेतन है वो मिलने वाला है। तो नवंबर तक का कैलकुलेशन आपने कर लिया, तो आप यहाँ तक नवंबर तक का कैलकुलेशन आप इसमें कर लेंगे। नवंबर का है कितना है, नवंबर का, नवंबर में 4,000 रुपये लिए, तो नवंबर का अपन ने 4,000 का टैक्स है वो काटा गया है। अब दिसंबर जनवरी और फरवरी इस तीन को आप हम एक बार ब्लैंक ही रहने दें, जैसे ही हम गणना करेंगे उसके बाद में अपन यहाँ पे फिट वो करने वाले हैं। अब इतने सारा होने के बाद में ये हो गया है। नीचे वाले कॉलम है क्वार्टर फर्स्ट है, क्वार्टर सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। ये अगर फॉरम 16 नंबर आप जनरेट करते हैं तब आपको इनकी जरूरत पड़ती है, अन्यथा इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ आयकर गणना प्रपत्र बनाना ही सीख रहे हैं, तो मैं आगे वाले ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको फॉर्म 16 नंबर बनाना भी सीखना है आपको कि कैसे बनाते हैं, तो आप जरूर हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कमेंट्स वगैरह आएंगे, जैसे लगेगा कि बनाना चाहिए, तो मैं जरूर इसके लिए भी वीडियो आपके लिए तैयार है वो करूंगा। अब आप इतना सैलरी प्रोफाइल वाला इतना ये सब कुछ करने के बाद में एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या किया अपन ने। नाम लिखा, पैन नंबर लिख दिया, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दिया और ऑफिस का नेम लिख दिया। उसके बाद में ये कोरोना डोनेशन के लिए था, 100% छूट होगी। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो इसमें फिट कर देंगे। उसके बाद में डिडक्टर वगैरह का वो कुछ नहीं करना है। उसके बाद में सैलरी इन मार्च, आपको मार्च में कितना सैलरी भुगतान हुआ है वो आप इसमें सिलेक्ट कर दिया आपने। मूल वेतन में आपको एसीपी वगैरह अगर कोई मिला होता, आपको इंक्रीमेंट बीच में अगर हुआ होता तो महीने का क्रमांक दे देते, मूल वेतन दे देते यहाँ भी किस महीने में क्रमांक चेंज हुआ है। जैसे मार्च में अगर आपको ये मार्च में 57,800 था और मई के अंदर आपको एसीपी लगा, एसीपी लगने से आपका बेसिक चेंज हो गया, तो आप यहाँ किस महीने के अंदर चेंज हुआ, मई हुआ, कितना बेसिक पे आप फिट हुए वो यहाँ पे आप दे देते। उसके बाद HRA आपको कितना मिलता है, 8% वाला सिलेक्ट कर दिया। CC अपने को मिलता नहीं है। PL अपने को किस महीने में उठाया है आपने वो लिख दिया। बोनस आपको मिला है, हाँ मिला है। नो मिला, नहीं मिलता तो नो कर देते यहाँ पे। कितने महीने का मिला है, 12 महीने का मिला है, 67 74 अपने को पूरा मिला है। HRA की छूट अगर अपन लेना चाहते हैं तो यहाँ वार्षिक किराए की जो राशि है लगभग 3 गुना होती है, अपन जो HRA उसका ले रहे हैं तो उससे 3 गुना आप यहाँ पे फिट कर देते हैं। यहाँ पे अपने को नहीं लेना है तो अपन ने इसमें नहीं सिलेक्ट किया है। अगर आपको कोई फिक्सेशन का एरियर वगैरह है, सेवंथ पे का है, आपको एसीपी का एरियर है वगैरह, कोई भी अगर आपको एरियर मिला हुआ है तो आप इसमें यहाँ पे कर देंगे, उसको फिट अमाउंट लिख देंगे उसके नीचे आप इसमें। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टीज, अगर कोई इनकम आपको अगर होता है सैलरी GA55 के अलावा अगर आपका कोई इनकम है, रेंट किराए से हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो अगर जो भी है आपका वो इसमें इसमें लिख देते। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने अपन क्या क्या पुरानी जो ये है टैक्स रेजिम है उसके तहत अपन ले रहे हैं, तो पुरानी में के अंदर क्या होता है 1.5 लाख तक की छूट है वो अपने को मिलती है। तो 1.5 लाख तक की छूट लेने के लिए अपने पास कई बार क्या होता है कार्मिक के GA55 से पूरे 1.5 लाख की कटौतियां हो नहीं पाती हैं, तो उसके लिए अपने को LIC डायरेक्ट अपन जमा करवाना होता है, PLI अपन जमा करवा सकते हैं।
उसके बाद में 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस है वो आप दिखा सकते हैं। वो इतना सब कुछ करने के बाद में आप अपने 1.5 लाख की कटौती है वो कंप्लीट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में एक LIC प्रीमियम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके GA55 से अगर कोई LIC डिडक्ट हो रही है तो वो आप इसमें यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद में आपको एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे इस फिट करना जरूरी है क्योंकि आपको GA55 के साथ बार बार छेड़छानी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ आप प्रोफाइल को ही अगर आपने अगर सही तरीके से कर लिया तो आपको बाद दोबारा है वो किसी प्रकार की समस्या है वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे TDS का अमाउंट जैसे टैक्स है मार्च में नहीं कटा, अप्रैल में कटा, मई में कितना कितना रुपए टैक्स है वो काटा गया आपके DDO के द्वारा, वो आप इसमें फिट कर देंगे और उसके बाद में आप इसकी गणना है वो कर लेंगे। यहाँ आपको कुछ छेड़छानी नहीं करनी है। जैसे ये सारा कंप्लीट हो जाता है तुरंत आप सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे सैलरी की कर्सर है, सैलरी पे क्लिक करेंगे और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज क्लिक ऑन जनरेट सैलरी शीट बटन जस्ट बिलो द सैलरी शीट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सैलरी शीट है वो आपके पास में जनरेट होके आ जाती है। अब एक चीज और इसमें अपने को करनी रहती है कि जैसे दिसंबर महीना है तो इसे दिसंबर महीने के अंदर हितकारी निधि है वो काटी जाती है, तो आप इसमें हितकारी लिख देंगे और आपका जो महीना है जैसे इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, रो के अंदर आ गए, ऊपर से मिलान कर लिया इस महीने के अंदर यहाँ, तो जैसे ये सेकंड ग्रेड कार्मिक है तो इसका 250 रुपये हितकारी निधि भी कटने वाला है। तो ये यहाँ पे फिट कर देंगे। इसके अलावा देखते हैं अपने को कि अपन इसको GA55 से मिलान करेंगे इसका कि कहीं न कहीं इसका कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है इस चीज को लेके, तो वो देख लेते हैं। क्षतिपूर्ति भत्ता अगर आपको CC अगर मिलता तो वो यहाँ पे आ जाता, आपके लिए सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर देंगे, जीरो हो जाएगा ये। तो अब देखना है कि मार्च महीने के अंदर आपको ये मिला है कि नहीं मिला है। तो बेसिक 27,968 रुपये, जैसे अपन जाएंगे यहाँ मार्च महीना देखेंगे 27,968 रुपये, DA वगैरह मिला के 34,960, 34,960 बिल्कुल सही है। 5594 कोरोना का कट गया है इसमें, 5594 बिल्कुल कट गया। RPM अब 800 रुपये कटा है, 800 रुपये हो गया। LIC 932 रुपये अपने वहां पे फिट कर दिया था, इनकम टैक्स कटा नहीं है। तो उसके बाद में 7,326 की टोटल कटौतियां हो गई, 27,634। तो ये 27,634 मतलब मार्च का महीना अपना बिल्कुल सही है। उसके बाद में आप अप्रैल पे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप राइट से इसको सेलेक्ट कर लेंगे ताकि क्या होगा कि आपको ये दुविधा नहीं होगी इसमें आपको टारगेट करने में। अगर आपको इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना है, जैसे आपको ये अक्सर छोटे लग रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से जैसे नीचे की साइड में यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी आप वो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब अप्रैल महीने का अपन देखने वाले हैं। तो अप्रैल में क्या हुआ है देखिए, 72,250 रुपये ग्रोस आ रहा है क्या, 72,250 ग्रोस आ गया है इसमें। RPM अब 800 रुपये, 17,952 का टोटल है वो होना चाहिए। RPM अब इसमें 875 कर रखा है तो इसमें अपन 800 रुपये कर देंगे। इसके बाद में मई वाला महीना है, उसके अंदर क्या है कि 950 रुपये काटा गया है, एरियर के साथ में इसको काटा गया था, तो अपन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे 950 रुपये। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, मई वाला महीना, मई का सैलरी है जो RPMF देखिए 950 रुपये, यहाँ पे इसको उस एरियर के साथ में काटा गया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो काटने और DDO पे डिपेंड करता है किस प्रकार से उन्होंने काटा। तो ये हो गया है यहाँ पे, तो हमें 17,952 रुपये ये आ रहा है क्या, 17,952 रुपये। तो अब यहाँ पे अपने को GPF की और SI की ये दोनों राज्य बीमा की ये चीजें हैं वो सेट करनी रहेंगी। तो राज्य बीमा में देखते हैं SI कितना रुपए कट रहा है इनका, तो इसमें देख लेंगे SI 5,000 रुपये है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 5,000 रुपये SI ये आ गया, इसको सारे को अपन डिलीट कर देंगे, ऊपर से जाएंगे प्लस का निशान करेंगे, यहाँ से इसको ले नीचे आ जाएंगे, इस प्रकार ये हो जाएगा। उसके बाद में GPF का देखेंगे, GPF का कितना क्या कट रहा है इनका, GPF का 4,000 रुपये कट रहा है इनका, तो यहाँ पे हम 4,000 फिट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक का इसका अपन है वो डिलीट कर देंगे। उसके बाद वापस जाएंगे, ये प्लस का बटन हो जाएगा, यहाँ पे पकड़ के खींच देंगे नीचे, 4,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको ध्यान होगा कि अब की मैं बार ही इसमें एरियर ओवर काटा गया था, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे SI एरियर, ये एरियर की राशि थी, ये मार्च वाला है वो जाके मई में कटा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मई के अंदर SI प्रीमियम 5,000 कटा था, एरियर 5,000 कटा, मतलब मई के अंदर 10,000 रुपये SI कटा था। तो ये मई का महीना हो गया, ये राज्य बीमा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ अपन इसको 10,000 वो कर देंगे।
अब अप्रैल का दोबारा चलते हैं अपन, अप्रैल वाले में देखते हैं। 17,952 रुपये हो गया है यहाँ पे, तो 17,952 हो गया है। मई वाले की बात करते हैं, मई में 20,882 रुपये। ये मई है, मई में 20,882 रुपये बिल्कुल सही हो गया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे जून की। जून वाले 15,807 रुपये कट रहा है इनका। मई के बाद में जून, ये जून की सैलरी है, 15,807 रुपये कट रहा है। जून में इन्होंने सरेंडर उठाया है, तो सरेंडर का भी रहेगा 33,813। तो सरेंडर के लिए अपन नीचे चलेंगे, ये आ गया 33,813, आपने फिट कर दिया था, बिल्कुल हो गया। उसके बाद में डीए की बात करते हैं। तो देखिए डीए इन्होंने 2 बार उठे थे। अब की बार जो डीए थे वो जुलाई टू दिसंबर का एक बना था, जनवरी फरवरी का एक बना था, तो 2 अपने डीए का भुगतान है वो किया था। तो ये 2 डीए की राशि है। या तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर निकाल लेंगे। ये कैलकुलेटर अपने पास में हमने इसमें निकाल लिया है। तो कैलकुलेटर में आप 17,340 रुपये, 17,340 रुपये प्लस कर देंगे आप 5780, 5780 कितना रुपए हो गया, 23,120 रुपये। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23,000 कितना आया है, 23,120 रुपये। तो इसमें देखेंगे अपन 23,120 सैलरी है, ये ऑटो को कर रहा है, इसमें कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑटोमेटिक ले लेगा ये, क्योंकि ये लेटेस्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप बार बार में अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग वो करना कर सकते हैं। 2004 से पहले का कार्मिक था, इसलिए पूरा का पूरा जीपीएफ में चला गया, कैश में 0 रुपए आ गया। और अगर आपने अलग अलग डीए आप इसमें शो करना चाहते हैं तो एक डीए की राशि इसमें लिख देंगे, दूसरी वाली इसमें लिख देंगे, दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं होगा। इसके बाद में अपन यहाँ तक आ गए। जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिला हुआ है, जुलाई में 74,375 रुपये हो रहा है कि देख लेते हैं। ये जुलाई 74,375 हो रहा है, तो कटौतियां वगैरह करके 15,307 रुपये। तो जुलाई का देखेंगे अपन, 15,307 रुपये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आप अगस्त की देखेंगे, अगस्त का 74,375 रुपये, 74,375, ये अपन फिट रहेगा, सेम सेम आने वाला है। आगे वाली में गड़बड़ हो सकता है कटौतियों के अंदर, तो आप देख लेंगे 15,307 रुपये, 15,307 मतलब अगस्त का भी सही है। सितंबर का चेक करेंगे आप, सितंबर के अंदर 17,786, इसके बाद में सितंबर पर टिक करेंगे 17,786। अक्टूबर का देखेंगे 17,206, तो अक्टूबर का कहाँ है, ये अक्टूबर का है 17,206। अगर ध्यान रखेंगे इनमें कोई चेंजमेंट होता है तो आप इसका पूरा का मिलान कर लें। मैंने सैलरी का जो सीट है, ध्यान रखेंगे ये वाला प्रोफाइल वाला जो सीट है, मैंने ये प्रोफाइल वाला सीट बिल्कुल पहले ही इत्मीनान के साथ, मैंने 5 मिनट बेशक ज्यादा लगे होंगे लेकिन मैंने उसको फिट कर लिया है। वो अगर आपने सही कर लिया तो उसके बाद में ये सैलरी सीट है, ये ऑटोमेटिक ऑटो कैलकुलेट होगा, अपने आप ही कर देगा सारी की सारी गणना, आपको करने की कहीं भी कुछ भी जरूरत है वो नहीं है। नवंबर के अंदर 14,807 रुपये, नवंबर का 14,807 रुपये हो गया। और अब दिसंबर वगैरह का वेतन है वो उठाया नहीं गया है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्रॉल करेंगे और डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, और यहाँ आके अपन देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जैसे बेसिक है वो 70 62 68 बेसिक ये हुआ है, तो इसको चेक कर लेंगे अपन। ये बेसिक है 70 62 68 बिल्कुल सही है अपना बेसिक। बेसिक के बाद में डीए 14 31 36, 14 31 86, एच आर अपन 54 189, 54 189, ये बोनस का है। ये जिसका अपन बना रहे हैं उनका बिल है वो ऑब्जेक्शन में आ गया था, तो वो ऑब्जेक्शन में होने के कारण बोनस का भुगतान है वो नहीं हो पाया था। लेकिन कार्मिक को बोनस का भुगतान है वो फरवरी से पहले पहले हो जाएगा, तो अपने को एस्टिमेटेड में इसको देना है वो पड़ेगा। इसके बाद इसको जोड़ करेंगे, ये टोटल जोड़ हो जाएगा, ऑटो का आ गया इसमें। इसके बाद में देखिए जीपीएफ का अमाउंट, तो 72,201 रुपए। तो जीपीएफ में इधर चलेंगे तो ये 67,000 दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 6774 रुपये वो बेसिक वाला वो इसमें जोड़ा नहीं है, तब ये अंतर आ रहा है, वरना इतना ही होता ही। एसआई प्रीमियम 55,000, एरियर 5,000, मतलब एसआई के 60,000 रुपये होंगे। तो एसआई के 60,000 हो गए। तो 10,472 कोरोना डिडक्शन वाला है, 10,472, 10,472 ही हो गए। LIC का 11,184 रुपये, LIC का 11,184 रुपये, 250 रुपये हितकारी निधि का ये कटेगा,
और टोटल टैक्स है वो आज तक इतना कट चुका है, 220 रुपये अपन ने GIS जो मार्च में अप्रैल के अंदर है वो काट लिया था इसमें। GIS 211 ये कट, मतलब GA 55 के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट है वो हो चुकी हैं। तो ये GA 55 हो गया यहाँ पे। ये सारा होने के बाद में आप क्या करेंगे, IT कैलकुलेशन। IT कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये आयकर गणना प्रपत्र है वो बन के आ जाएगा। अब आयकर गणना प्रपत्र ये आपके सामने बन के आ गया है, जैसे नाम आ गया, ये अपने आप आ जाएगा। अकाउंट नंबर वगैरह आपने दिए होते तो वो भी आ जाता। ग्रोस अमाउंट देखिए 910,417, ये वहां कहाँ से उठा रहा है आपको ध्यान होगा, GA 55 में यहाँ से 903 आ रहा है यहाँ पे। इसके अंदर 67-74 रुपए, एक बार देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो राशि है 903,643, 903,643 प्लस 67-74, इसको जोड़ करते हैं 910,417। आप कैलकुलेशन में देखेंगे 910,417, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस हो गया, इसमें 910 में से गए 860 बच गए। उसके बाद में अगर आपको HRA वगैरह का छूट अगर लिया हुआ होता तो वो इसमें अंडर सेक्शन 10 13A के अंदर यहाँ पे वो आ जाता है, यहाँ पे वो यहाँ से घट जाता है। ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें कार्मिक को HRA का छूट है वो नहीं ले रहे हैं, ये वो नहीं मिल रहा है इनको, तो वो इसके लिए वो सेम सेम रह जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी किसी अन्य स्रोतों से अगर इनकम होती तो वो यहाँ पे आ जाती, और सकल आय टोटल मिलाने के बाद में आय आय है ये बनेगी। तो ये आई कहाँ से, आपको ध्यान होगा, टोटल ग्रोस वेतन मद में से आय है उसमें से 50,000 घटा दिए, उसमें से ये आय बच गई। अगर आपको HRA भी मिलता तो HRA और घट जाता यहाँ से, फिर वो आय है यहाँ पे आ जाती। उसके बाद में ये यहाँ पे 1,43,000 रुपए इसकी टोटल ग्रोस है, ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब कार्मिक है वो 7,000 रुपए का अपने को और है वो लाके देने वाला है। तो 7,000 रुपए का कुछ भी वो जैसे क्या लाके देगा हमें, वो 7,000 रुपए की ट्यूशन फीस लाके दे सकते हैं, तो हमें इसमें 7,000 की ट्यूशन फीस भर देंगे। या फिर वो डायरेक्ट भी जमा करा सकते हैं, LIC PLI भी लाके दे सकते हैं हमें, वो 7,000 रुपए की वो जो भी हमें लाके दे देंगे। लेकिन अब अपन हम अब है वो ये मान के चल रहे हैं कि वो 1.5 लाख की कटौतियां वो पूरी करने वाले हैं। तो 1.5 लाख की कटौतियां पूरी करेंगे तो 1,50,000 हो गए हैं यहाँ पे कार्मिक के, ले लिया है उन्होंने, 1.5 लाख की छूट पूरी ले ली है उन्होंने। SCG के तहत 10,472 रुपये, आपको ध्यान होगा कि 100% छूट है वो मिली है, तो वो यहाँ से कम हो जाएगी। उसके बाद में शुद्ध कटौतियां टोटल ग्रोस में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद से 1.5 लाख की कटौतियां घटाने के बाद में ये जो राशि है कार्मिक की जो शुद्ध पूर्णांक आय 6,99,945 रुपये बचती है। जिसके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो 52,000 रुपये, 4% सेस लग जाएगा 2,100 रुपये। इस प्रकार कार्मिक का जो टैक्स बनेगा वो 54,589 रुपये बढ़ने वाला है। कार्मिक ने कटौतियां कितनी, टैक्स कितना दे दिया है अभी तक, मार्च से लेके कार्मिक ने नवंबर तक है 38,500 रुपये टैक्स दे दिया है, और अब उसका टैक्स है वो 16,089 रुपये उसका टैक्स है वो बाकी चल रहा है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, तो अब कार्मिक क्या करेगा कि ये 16,089 रुपये उसको 3 महीने और पड़े उसके पास में, उन 3 महीनों में वो उसको डिवाइड है वो कर लेगा। जैसे वो क्या करेगा, 5 5 5 5 ये 15,000, एक महीने में वो 6,000 रुपये कर देगा। जैसे फरवरी में 6,000 कर दिए, तो वो क्या करेगा, अब प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद में ये टैक्स वाला कॉलम है, तो यहाँ आप 5,000 रुपये कर देंगे, 5,000 रुपये इसमें कर देंगे, और टैब दबाने के बाद 6,000 रुपये आप फरवरी में कर देंगे। तो देखिए 5 5 10 16,000 रुपये इसमें। इस प्रकार अपनी ये गणना हो गई है कि अपने को दिसंबर में 5,000 करवाने हैं, जनवरी में 5,000 करवाने हैं, और फरवरी के अंदर में अपने को 6,000 है वो करवाने हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, देखिए शेष कर देता 89 रुपीज है वो और मांग रहा है, मतलब अपने को 89 रुपीज और करने हैं। तो यहाँ अपन है वो 6100 कर देंगे कि भी फरवरी में आप 6100 रुपये आप हमारे इस सैलरी से वो काट हम सकते हैं। तो देखिए 11 रुपये रिफंड में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सारा का सारा हो गया है। अब अगर आपको ये अब PDF फॉर्मेट में अगर आपको निकालना है और किसी कार्मिक को भेजना है, कि आपके पास में घर में आपने बना तो लिया, अब आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे इसको, या फिर किसी आपको बना लिया किसी साथी को भेजना है, तो आपको ध्यान होगा मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक्सेल से PDF कैसे बनाते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिंक अपन अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे ऑफिस बटन पे, और उसके बाद में आप यहाँ आएंगे सेव एज के अंदर आएंगे, आगे स्क्रॉल करेंगे सेव एज PDF और XPS, इस पे क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके सामने बन के है वो आ जाएगा।
आप इस पीडीएफ को कहाँ सेव करना चाहते हैं? साहब मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। यहाँ आप नाम लिख देंगे RAJESS, राजेश। राजेश जी, राजेश जी का है ये इनकम टैक्स का PART पार्ट फर्स्ट, क्योंकि एक सैलरी वाला जो वेतन ड्रॉ है वो भी तो करेंगे अपन। तो यहाँ मैं इसको नाम एक दे दिया और इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो 1-2 सेकंड का टाइम लेगा आपके पास में, और टाइम लेने के बाद में ये पीडीएफ है ये आपके सामने बन की है वो आ जाएगी। तो आप इसको किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ है ये बन के आ गया है अपने पास में। आप इसको कहीं भी आप उसको कार्मिक को है वो अभी इसको मेल वगैरह वो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में अब आपको सैलरी वाला चाहिए, तो सैलरी वाला ये था अपना बिल्कुल ठीक था, यही टैब रहेगा इसमें। ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, सेव एज के जाने के बाद पीडीएफ और एक्सपीएस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ फिर आप जो भी जहाँ भी सेव करना, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ आप नाम दे देंगे। राजेश जी का है ये पार्ट 1 के नाम से पहले सेव है, तो आप यहाँ से पार्ट 2 कर देंगे और ये पीडीएफ में फिर इसको आपने पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही पब्लिश कर देंगे तो ये पीडीएफ है ये GA55 का पीडीएफ है ये बन के आपके सामने आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये। अब आप इसको किसी भी कार्मिक को अगर भेजना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के द्वारा, मेल आईडी के द्वारा आप कैसे भी आप इसको भेज सकते हैं। और आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे कि मैक्रो वाला है तो आप इसको डायरेक्ट सेव नहीं करें, आप इसको सेव एज करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट, इस पे आप जाके इसको सेव करेंगे। और कहाँ पे सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, राजेश इनकम, कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं इसको, और इसको सेव कर लेंगे। दोबारा बता देता हूँ आप कैसे क्या सेव करेंगे। ऑफिस बटन पे जाएंगे, डायरेक्ट सेव भी करने को कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्रो वाली सीट है तो आप ध्यान रखिए एक्सेल वर्कबुक में डायरेक्ट सेव नहीं करके इसको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है वो यहाँ पे जाके आप इसको सेव करेंगे, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं फिर उसके बाद। तो इस प्रकार से सेव हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो गया है उसके बाद में आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, ओके को प्रेस कर देंगे, यस, और ये हो गया है। उसके बाद में अपना ये, तो आज का वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्मिक है अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो कैसे बना सकता है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई बात नहीं समझ में आए। और फॉर्म 16 अगर बनाना अगर आपको सीखना है तो अभी आप अपने यहाँ पे चैनल पे आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।